after a long happening in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को बहुत बहुत खुशामदीद। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स और मैं हूँ शिफा यूसुफ सही। और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और एक बात याद रखिएगा, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। अच्छा जी, आगाज करते हैं। आगाज में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, आज फिर एक किस्सा। और अभी तो पूरे वीकेंड के बड़े किस्से हैं हमारे पास। इस किस्से का हमारे खित्ते की, हमारे मुल्क की या हमारे लोगों की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है, तो ये किस्सा सुनिए भाई। मोटरवे पर एक गाड़ी जा रही थी। अच्छा ठीक है। एक जो उसके अंदर शख्स बैठा हुआ था, ड्राइवर, उसने सीट बेल्ट वगैरह लगाया हुआ था, मुनासिब स्पीड पर जा रहा था, तो उसको पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने जब उसको रोका तो उसने पूछा, भाई मुझे क्यों रोका? तो पुलिस ने कहा कि सर, आप इतनी ज़बरदस्त मुनासिब स्पीड पर जा रहे थे, स्पीड लिमिट का ख्याल कर रहे थे, सीट बेल्ट आपने लगाया हुआ है, तो हम आपको इनाम देना चाहते हैं। ये 5,000 रुपए का इनाम है आपके लिए। अब बताइए कि इस 5,000 रुपए का आप क्या करेंगे? ठीक है। उसने कहा जी, मैं सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के अपना लाइसेंस बनवाऊंगा। अरे वाह। अच्छा, उतने में उसकी माँ जो थी उसके साथ बैठी हुई थी, कहती है, घबरा गई। पुलिस वाले भाई, इसकी बात पे यकीन मत करना, ये झूठ बोलता है, जब भी नशे में होता है इसी तरह की बातें करता है ये। उसका बाप जो उसके साथ बैठा हुआ था, उसने आँख खोली, क्या हुआ क्या हुआ? मुझे पता था तुम लोग पकड़े जाओगे, चोरी की गाड़ी मत लेके जाओ। और जब उसके बाप ने ये बात की तो उसके बाद अचानक से डिग्गी में से आवाज आई, क्या हुआ, बॉर्डर पार कर लिया हमने? तो आप सोचे इस क्या पूरे क्या होता किस्से है? में सिर्फ इल्लीगल एक्टिविटीज है, नहीं तो आपने इसको किससे जोड़ा है? गैर कानूनी। ये गैर सियासी किस्सा था। ये बिल्कुल गैर सियासी किस्सा था, इसमें कोई इसमें सियासत नहीं देखें, थी। ऐसी एक हरकतें मोटरवे तो पर हम एक खुद शख्स भी का करते हैं वैसे। मामला था। बहरहाल ये मैंने सुना दिया, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। आपको बस मॉरल याद ऑफ द रखना स्टोरी है, आप खुद समझ लें। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। जी, तो ज़ौक साहब बताइए, खबरों की दुनिया में क्या है? ये वीकेंड तो वैसे बहुत ही मैं ज़्यादा आज जो है अभी वो शोर शराबे वाला, हंगामे वाला ये वीकेंड था। एक सेकंड, मैं सिर्फ आपको एक एक्शन करके दिखाती हूँ नाजरीन, उसके बाद आप लोग खुद समझ लें। बहुत ही मुश्किल ऐसे से ही चल रहा है। हालात बहुत नाजुक है पाकिस्तान के। ये वो पुलिस रात है जिसमें सारी जो हमारी लेकिन मैं ना शफा को पहले कह रहा था कि आज आपको जो है वो अवैस को कहना चाहिए, हमारे साथ सीनियर तज्जिकार अवैस मंगलवार अरे नहीं, मौजूद नहीं, हैं। सीनियर तज्जिकार जितने नहीं, खूबसूरत तज्जिए इन्होंने दिए हैं इलेक्शन मैंने- ट्रांसमिशन के अंदर, वो वाला रंग और रूप इनका मुझे पहली दफा वहाँ निखार पर आया नजर है, निखार, और लेकिन तज्जियाकारों वाला निखार और आया। जिस किस्म की शायरी उन्होंने वहां पर की है, अच्छा अच्छा, शायरी मुझसे मिस हो गई। देखिए, शायरी मैंने नहीं मैं एक प्रोग्राम शुरू करूंगा, उसका नाम होगा जूनियर तज्जियाकार। अच्छा मेरी जिंदगी में मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं सबसे जूनियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बाकी जो लोग हैं उन्हें सब आता है। लेकिन ये था कि एक अच्छा एडिशन था उसके अंदर जो आपने वहां पर किया और you, इट thank वाज you, रियली वसीम। नाइस। मैंने उसको देखा, शिफा ने मैंने भी बताया, देखा, बिल्कुल। उन्होंने देखा तो इट वाज रियली नाइस। अब जरा कुछ आज की ताज़ा तरीन हाँ, बताएं भाई, क्या खबरों क्या पर आते हैं और इलेक्शन बन के गई? हवाले से। हाँ, हुकूमत बन गई। हुकूमत अपने बनने के प्रोसेस में है, हाँ, उसके लिए मेल जोल का सिलसिला जारी है और मिन्नते तरले, मुज़ाकरात, हर किस्म की चीजें जारी हैं। अब मिलना मिलाना, सब ये कह रहे थे बनाना। और ये मुस्लिम लीग नून की एक कैंपेन भी थी कि वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ होंगे। हाँ, ये लेकिन एक अब अहम सवाल मामला है। बदल गया है। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है, पार्टी जो की जराए जानिब से। बता रहे हैं हमें, और शहबाज शरीफ साहब फेवरेट उम्मीदवार है इसके लिए, और इस पे शायद पीपल्स पार्टी भी मान जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी उनके साथ एक पीडीएम की सूरत में, हुकूमत कर एक चुकी है। गवर्नमेंट की सूरत में रही है। अब ये फैसला कल एक अहम मुलाकात हुई, ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अल जरदारी साहब से मुलाकातें निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की रिहाइश का पर एक मुलाकात हुई थी, खाना और था, फिर बिल्कुल। कल एक मुलाकात दोबारा हुई है। तो उस मुलाकात के अंदर अब ये फैसला आ अब रहा है। बेसिकली पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की मुलाकात में यूं कहिए कि बड़ा फैसला हो गया है,
और शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, वफ्द जो था पूरा, और बिलावल भुट्टो भी साहब भी उस मुलाकात में शामिल थे। और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के अमल में नून लीग को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। अच्छा। और मामला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पीपल्स पार्टी की, उसके सामने रखा जाएगा। नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ साहब के नाम पर इत्तफाक भी हो गया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है कि जी नून लीग जो है वो वफाक में अक्सरियती जमात है और हम उनका मैंडेट तस्लीम करते हैं। अब ये देखें, ये बड़ी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है अच्छा, एक मैं तरीके एक से। सवाल भी आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अब ये कहा जा रहा, इंटरनेशनल अखबार पढ़े या पढ़े, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वोटिंग हुई या जो नताइज सामने आए, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत हुई है। जी बिल्कुल। आप लोगों का इंतखाबात के हवाले से अगर मैं कहूँ मुख्तसर, क्या आप इंतखाबात से आप क्या राय रखती हैं या आप क्या राय? मैंने तो भाई अपने सारे अल्फाज जहाँ जहाँ मैंने कहीं भी बोला हो कि भाई इस कौम को नहीं पता, लोगों को समझ नहीं आएगी, या वो सारे मैं आज वापस लेती हूँ। मैंने तो जो देखा ना, मतलब हम तो खैर क्योंकि मेरा वोट इस्लामाबाद में था तो हम इस्लामाबाद में थे, लेकिन जिस तरह से लोग निकले, आंटियाँ, अंकल, बुजुर्ग, बच्चे तो खैर नहीं वोट डाल सकते, लेकिन वो अपने बड़ों को लेकर आए हुए थे। एक मैंने छोटा सा बच्चा देखा जो अपने दादा को स्टिक से चला चला के बुला रहा था, और दादा जान दादा वोट डाल दो दादा नहीं, वोट डाल दो। दादा जान के साथ उसने हाथ पकड़ के वो चल रहे थे उसके सहारे से बच्चे के। लेकिन जब वो अंदर पोलिंग बूथ वगैरह में गए तो मेरे घर वाले जो मर्द हजरात थे वो तो फिर सेपरेट हो जाता है, खवातीन का अलग और मर्दों का अलग, तो वो बता रहे थे कि एक बंदा आया बुजुर्ग और वो छोटे बच्चे को भी पोलिंग बूथ में ले गया, उसको भी बता रहा था, सिखा रहा था। तो वहाँ पे एक तो लर्निंग प्रोसेस था जो मुझे नजर आया कि लोग अपने छोटों को या जो आने वाली नस्लें उनको समझा रही हैं कि भाई वोट किस तरह से डाल रहे हैं, ये कौन बैठे हैं, ये क्यों है यहाँ पर। तो वो जो एक अवेयरनेस जो नजर आई लोगों में, वेरी गुड, वो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब पाकिस्तान में ये कभी देखा नहीं गया। आप दोनों ने अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों को बड़ा कायल करने की काफी कोशिश की, कायल किया वोट डालने, लोग भाई वोट डालने जाएं। मेरी अगर आवाज़ पे मुतमईन लब्बैक हुए कि कहा आपकी लोगों बात लोगों ने मानी, मेरी बात मान ली लोगों ने, हमारी बात मान ली। ये बड़ी कलेक्टिव अच्छा, ये जो खबर है जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं, जिसमें ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इसमें आईनी ओहदों के हवाले से खबर ये है कि आईनी ओहदों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद चेयरमैन सेनेट की सीट जो है वो फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में जाए, और फिर शायद इस तमाम सूरत हाल में जो आपके असम्बली, जो आपकी प्रोविजनल कौमी असम्बली होगी, इसके जो चेयरमैन होंगे, ये भी पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। आईनी ओहदों की काफ़ी सीटें इस तरह शायद ठीक है, ये हम इस पर आगे पॉलिटिकल हमारा सेगमेंट है उसके अंदर भी हमने बात करनी है। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है जी कि बहुत सारे वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि जीते, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे, वो अब जा रहे हैं नून लीग में। और एक और जो डेवलपमेंट है इंटरेस्टिंग वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब, नाउ दिस वुड बी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह की कारकर्दगी करेंगी जब वो वज़ीर आला बन जाएंगी, तो इस पर हम देखेंगे, नज़र रखेंगे जी। वज़ीर आज़म ग्रेस बॉन अपनी अहलिया यूजेनी समेत अपने आबाई शहर में इंतकाल कर गए हैं। ये इंतकाल नहीं किया इन्होंने इंतकाल को चुना है। हाँ बिल्कुल, मियाँ बीवी की उम्र जो है वो तकरीबन 93 साल थी और अपनी ज़िंदगी के 70 से ज़ायद साल साथ इन्होंने गुजारे, और उसके बाद दुनिया को भी दोनों ने साथ ही खैराबाद कहा। हाथों में हाथ पकड़कर ये होती है मोहब्बत, लगाया है, ये है मोहब्बत, ये चाहिए भाई, ये दावे जो वो शायर ने जो दावे सारे कर रखे हैं ना, इकट्ठे ही मर जाएंगे। वो जो साथ जीने मरने की कसमें खाना है ना, वो ये है बेसिकली। हुआ ये है कि साबिक वजीर आजम को 2019 की यादगारी जो जिसको हम कहते हैं तकरीब थी, उस तकरीब में तकरीर करते हुए ब्रेन हेमरेज हुआ था, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी जो दिहाइयाँ हैं वो बड़ी तकलीफदेह तरीके से गुजारी। वो कभी मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो सके और उनकी अहलिया भी काफ़ी बीमार थी। तो मोहब्बत का ये आलम था कि दोनों ने एक साथ मौत को तरजीह दी। और यूथनेसिया जो होता है, यूथनेसिया का एक दूसरा वर्जन है डुओ यूथनेसिया, यानी हम दोनों एक साथ यूथनेसिया करवाएंगे। अभी तक तो डुओ ही हुआ है। डुओ में ये है कि भाई मियां बीवी जो है, क्योंकि अब ये हॉलैंड में ये चीज़ जो है वो जोर पकड़ती जा रही है और इसके स्टेटिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में असिस्टेड डेथ जिसको कहेंगे, असिस्टेड डेथ, जो उसको कि डॉक्टर असिस्ट कर रहा होता है और वो आप फॉर्म्स वगैरह साइन करके देते हैं। सारे दुनिया के ममालिक में खैर ये बहरहाल वो नहीं है, अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है। चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको 2022 में करार दिया है। 29 कपल्स ऐसे थे कि जिन्होंने चूज किया था। कपल्स ने, जी कपल्स, ये दोनों एक साथ ही, डुओ यूथनेसिया यही होता है कि मियाँ बीवी साथ चुनते हैं इस चीज़ को कि ठीक है अब हम मज़ीद जिंदा नहीं रहना चाहते, वहाँ पर लीगल है तो वो ये चुन लेते हैं। अच्छा, इससे पिछले जो साल थे 2021 देख लें, 2020 देख लें, तो ये नंबर कम था, 10 था, 13 था, अब जो है ये 29 तक पहुँच गया। और अब देखते हैं कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो साबिक थे उन्होंने भी ये चुन लिया कि भाई अब हम इतने, अब इसको रिलीजियस अगर आप कॉनोटेशन में देखेंगे तो एक अलग ज़ाहिर है, ये डिस्कशन है। इंसान जो है वो अपने आप को मार ले
तो ज़ाहिर है ये किसी भी तरीके से हमारे रिलीजन के हिसाब से तो अलाउ नहीं है। उन्होंने अपने लिए जो मामलात रखे हैं वो उनका वो जाने और उनका काम जाने और उनका मुल्क जाने, लेकिन तशवीशनाक बात है ये। लेकिन अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मेरा ख्याल है हॉस्पिटल्स तो खैर पूरी दुनिया में जहाँ पर के पेशेंट की हालत अगर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो जाए तो वो एक फॉर्म साइन करके दे देता है जिस पे लिखा होता है DNR, जिसको कहते हैं डू नॉट रिससिटेट। मिसाल के तौर पे मतलब वो जो झटके देना है या मतलब वो ये खुद डिक्लेयर कर देता है कि अगर मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो खामखा मेरे जिस्म के साथ ऐसा कुछ मत करना कि जिससे तुम लोग झटके देना या वो जो इलेक्ट्रिक जब मर गया तो बस मतलब मुझे अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें राजी हो जाना। तो ऐसा होता है बिल्कुल कि DNR फॉर्म जो है वो अक्सर पेशेंट खुद अगर कभी किसी को ख्वाहिश हो तो वो साइन करके दे देता है कि मुझे दोबारा उठाने की कोशिश ना करना। बिल्कुल। और आखिर में मैं बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ वो AI चाइल्ड वाली हुई थी तो तब मैंने एक नोट लिखा था, मैंने कहा आपको बता दूं, शिराज उपल साहब ने अपने बेटे का गाना लॉन्च किया था कुछ अर्सा पहले। उसमें जो फीमेल वॉइस थी वो AI टेक्नोलॉजी की। हाँ, उसमें जो फीमेल वॉइस थी वो AI टेक्नोलॉजी की उन्होंने यूज़ की। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान और भारत में ऐसी कोई वॉइस नहीं मिली जिस किस्म का गाना मैं प्रोड्यूस करना चाहता था, इसलिए फिर मैंने AI से वो गाया। शिराज उपल साहब से बंदा बात करे और उनके तो इस गाने को हम प्रोग्राम पे सुनवाएं। प्रोड्यूसर साहिबा जरा ये शिराज उपल साहब से बात करें ना। शिराज उपल और उनकी AI जो सिंगर है उसको जरा पकड़ तो AI को ही ले आए कि भाई लेकर आए उसको, जरा बात करें, उसका गाना सुने। वक्फा ले लेते हैं। खबरें मुक गई जी और वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग। बैक पाकिस्तान में भरपूर इंतखाबी सीज़न चलने के बाद भरपूर किस्म के इंतखाबात हुए और अब तजब्जुब के शिकार हैं पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं सारी की सारी। और तजब्जुब क्या है उनका जी कि हुकूमत कौन बना सकेगा, तो सब ने अपनी कोशिशें जारी कर ली हैं, सबके बयानात आ रहे हैं। वोटर इस वक्त क्या सोच रहा है किस किस जमात का और उसके लिए कौन कौन सा मूव किसी जमात का एक्सेप्टेबल होगा और कौन सी चीज़ ऐसी है जो शायद किसी जमात के वोटर को पसंद ना आए, इस पर हमने करनी है बात। और हमारे साथ तज्जियाकार और वो वाले सहाफ़ी शामिल होंगे आज प्रोग्राम में जिन्होंने खुद ये सारे हल्के कवर किए थे और इनकी बहुत सारी ऐसी पेशगोइयां थी जो कि सच साबित हुई हैं। फरूख वड़ाई साहब हमारे साथ फरूख वड़ाई साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान, एक इलेक्शन जनाब, एक मॉर्निंग शो, एक बड़ी बड़ी मुबारकबाद। आइए आप कुछ थके से लग रहे हैं ट्रांसमिशंस कर एक वालों ने दिखा दी है इतना बिठाया पता आपको इलेक्शन। तो क्या खड़े होकर गुफ्तगू करें? नहीं बैठ ही कर ले। बैठ कर करते हैं गुफ्तगू में। कितने घंटे वैसे ये ट्रांसमिशन थी आप लोगों की? तकरीबन 12 बजे बैठे दिन के। हाँ। और अगले दिन 8 बजे सुबह के। वो तो जिसमें मैं शामिल था जो 20 घंटे थे टोटल। वो तो सुबह के ना 20 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन थी हमारी जिसमें हमारे सारे एंकर तज्जियाकार वगैरह जो भी थे सिवाय सब मौजूद थे। सिवाय मैडम के। ये वोट डालने गई, फिर वापस नहीं आई। देखिए मैं वोट डालने गई और फिर वापसी जरा उसी के अगले दिन जरा मुश्किल हो जाती है। वैसे भी जो वोट डालने जाता है वापस नहीं आता। ये तो शुक्र करें मैं बैठी हूँ, वोट डलवाने के बाद मैं उठ नहीं गई कहीं से। तो फरूख भाई बताएं क्या सूरत हाल है, जोड़ तोड़ की क्या सूरत हाल है, पहले तो थोड़ा सा अगर आप हमें अपडेट कर दें। पहले बात तो ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी की अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यानी इस वक्त कोई भी पार्टी चाह के भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। बिल्कुल। सर फहरिस्त इस वक्त इंडिपेंडेंट्स हैं जो PTI के हमायत याफ्ता हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है और फिर इस तरह से लोगों के पास छोटे-छोटे जो है। बिल्कुल। तो इस वक्त मुमकिनात क्या हैं, किस तरह से हुकूमत बन सकती है। जो जोड़ तोड़ की मीटिंग्स थी वो कहाँ तक पहुंची? जोड़ तोड़ में अगर आप देखें तो इस वक्त आपको जो इंडिपेंडेंट्स PTI के वो तो कहीं पे जोड़ तोड़ करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनको तोड़ने के लिए जोड़ तोड़ होता नजर आ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़े आप कह सकते हैं कि जिन्होंने फैसला करना स्टेक होल्डर्स हैं और इसके साथ फिर MQM का भी एक हिस्सा है लेकिन उनके साइज़ के मुताबिक हिस्सा है। बिल्कुल। इस वक्त जो डिबेट है वो इस बात पे हो रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा, तो ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम फाइनल कर लिया है, खबरों में ये आ रहा है, ये ठीक है? ये मेरा ये ख्याल है कि ये बात हुई है, इस पे इत्तेफाक हुआ है लेकिन ये मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है। अच्छा जी, किसकी तरफ से नहीं है? इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है
कि इन हालात में बिलावल भुट्टो, इसके बाद शायद इस तरह के हालात ना आए कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टरशिप के इतने करीब चले जाएं। अच्छा जी, आज की जो हालात हैं, आज जो इस्लामाबाद और पिंडी में जो चल रहा है, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो पहली मर्तबा इतने क्लोज आ चुके हैं। लेकिन मरियम साहिबा के होते हुए मुझे मतलब ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है कि बिलावल साहब को PMLN जो है वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर आगे आने देगी। और उसी की वजह से मुझे लग रहा है, और ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि हम फैसल करीम कुंडी साहब की अगर हम बात करें तो उनकी भी कल एक ट्वीट आई थी, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग और थे ऐसे जो ये कह रहे हैं कि अगर तो वजीर आज़म नहीं तो फिर हमें इस हुकूमत में शामिल होने की जरूरत है, ऑपोजिशन में बैठ जाएं, ऑपोजिशन में बैठना ज़्यादा बेहतर है। कुछ का ये मौक़िफ़ ये भी है उसकी वजह के आगे आने वाली हुकूमत मुआशी तौर पे या जो भी मुश्किलात का शिकार होगी, शदीद मुश्किलात। अच्छा, इस सब के बावजूद एक बात जरा ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन जो भी पार्टी लड़ती है या जो भी उम्मीदवार लड़ता है ना, वो हुकूमत के लिए लड़ता है, वो हुकूमत में आने के लिए लड़ता है। हाँ। कोई पार्टी ओपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, कोई भी उम्मीदवार। हर उम्मीदवार की यही ख्वाहिश होती है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये आवाज़ उठी, खुरम दस्तगीर और इस तरह के कई लोगों ने कहा कि हम ओपोजिशन में बैठ जाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब को वज़ारत उज़्मा दें और हम ओपोजिशन में बैठते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर नून लीग ओपोजिशन में बैठेगी तो बिलावल साहब कैसे वजीर आज़म बनेंगे? ये तो होना ही मखलूत हुकूमत का सिलसिला है। इसके पहले एक कोशिश हुई थी, एक कोशिश ये हुई थी कि कल मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ था, मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए सूटेबल क्या है कि इमरान खान साहब तो साइड पे हो जाएं, सूटेबल क्या है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? तो सब ने 3 लोग थे जो असेंबली में पहुंच रहे हैं। सही है। तो मैंने उनसे पूछा ताकि अंदाज़ा हो जाता है पार्टी का। सब ने एक ही जुबान में कहा कि अगर इमरान खान ना हो तो फिर बिलावल भुट्टो पे इक्तफा किया जा सकता। तो 2 थ्योरियां हैं। अगर तो हीट इतनी बड़ी है, क्योंकि अभी मुजाहरे भी होने हैं, इलेक्शन नताइज चैलेंज हो रहे हैं, ये हीट अभी इतनी जल्दी कम नहीं होगी। इस सूरत में कहीं से इस्लामाबाद से भी इशारा आ सकता है कि बिलावल भुट्टो को चांस दिया जाए, ताकि जो एग्रेशन है, गुस्सा है और लोग मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हैं, तो वो फेस देख के दोबारा से मामला उस तरफ ना जाएं कि हुकूमत जो है वो स्टेबल ही ना हो सके। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो जो है वो फेवरेट हो सकते हैं। PMLN की भी चॉइस होंगे वो? PMLN की चॉइस नहीं होंगे, ये कहीं और से चॉइस हो सकती है। पीपल्स पार्टी की तो नंबर कैसे पूरा होगा? नंबर पूरा ऐसे ही होगा कि फिर नून लीग को कहा जाएगा कि आप पंजाब में हुकूमत लें, मरियम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर बनाएं और सेंट्रल में बिलावल भुट्टो आए। इसी तरह हम आपके फेडरल मिनिस्ट्रीज, हम स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, और इस तरह से कर लिए जाए। पीपल्स पार्टी ने एक ये भी फार्मूला पेश किया है कि अगर ये फार्मूला वैसे वो कहते हैं लास्ट ऑप्शन के तौर पे कि अगर बिलावल साहब ना बने तो फिर ये है कि आप पंजाब की गवर्नरशिप भी हमें दे दें, कौमी असम्बली भी, चेयरमैन सेनेट भी। गवर्नर का क्या तो पीछे मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं 80 की करीब है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। तो गवर्नरशिप क्यों अहम है? गवर्नरशिप और सदारत जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का जिस नहज पे वो खड़े थे, असम्बली का इजलास बुलाना, असम्बली को घर भेजना, इस वक्त अंदाज़ा हुआ है कि जो क्रूशल सूरत हाल हो चुकी है, तो ये जो 2 मामला हैं ये आइनी तौर पे रुकावट का पेशखमा साबित हो सकते हैं। सदर और गवर्नर, ये भी प्रैक्टिस में देख भी लिया। जब उमर चीमा साहब थे गवर्नर पंजाब, तो मुस्लिम लीग नून हलफ उठाने के लिए गवर्नर ढूंढ रही थी। इसी तरह फिर परवेज अशरफ साहब को बुलाया गया, वजीर आला हमजा शहबाज बन गए, तो स्पीकर कौमी असम्बली को अदालत ने भेजा कि आप जाएं जाके हलफ लें। तो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आपके पास गवर्नरशिप और सदारत ना हो। अब वोटर जो है, वोटर जिसने तीनों जमातों को वोट डाला है, वो क्या सोच रहा होगा? बिलावल साहब ये कहते थे कि मैं मतलब अब ये PDM के उसमें मैंने नहीं करनी, मैंने उनका वजीर खारजा नहीं बनना। फिर मियाँ साहब ने ये कहा, वोट डालने जिस दिन गए हुए थे उस दिन कहा, उनसे किसी ने पूछा मखलूत हुकूमत, उन्होंने कहा तौबा करें, खुदा का खौफ करें, मखलूत हुकूमत में नहीं जाना। फिर हैं शहबाज शरीफ साहब जिनका ये तजर्बा है कि वो सबको साथ लेकर PDM में चलाते रहे, और दूसरी तरफ हैं आज़ाद वो जो कि हो सकता है, अब उसके भी 2 ऑप्शन है, या तो उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी अगर उन्होंने किसी जमात को ज्वाइन किया, और अगर नहीं मिलेंगी तो उसका खैर देखना होगा कि फिर तो नहीं हुकूमत बना सकेंगे शायद। इन सब के वोटर क्या सोच रहे हैं? हर एक का अलग अलग वोटर के हिसाब से बताइए कि किसको किसके साथ मिलना जो है वो वोटर के लिए एक्सेप्टेबल है और किसका किसके साथ मिलना वोटर के लिए अनएक्सेप्टेबल है। पहली बात तो ये कि ये वोटर्स की जो ज़हन साजी है ना, ये उनके लीडर ही करते हैं। मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जब आखिरी मरतबा मुझे इंटरव्यू दिया इलेक्शन से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए नवाज या शहबाज काबीना का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। ये मेरे इंटरव्यू में कह दिया उन्होंने।
अच्छा, लेकिन ये भी जो सियासत ही है, इसमें इलेक्शन से पहले आपके बयानात कुछ और होते हैं, बाद में आप कहते हैं पाकिस्तान के मफाद में हम इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं। वोटर का तो ज़हन बनाना है, यानी आज खान साहब जो हैं वो कह दें कि मैं किसी के साथ डील नहीं करता, ये सारे करप्ट हैं, तो वोटर का ज़हन यही है कि यार ये सारे करप्ट हैं। अगर आज खान साहब कह दें कि मैंने, तो वो एक फ़र्ज़ कर लें कि वो कहें जी बड़ी जो बुराई है वो नून है और छोटी जो है वो पीपल्स पार्टी है, तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। वोटर मान लेगा, वोटर मान लेगा कि यार अब खान साहब ने कहा ये तो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये तशवीश ये है कि ये कोई हुकूमत जो मुझे नज़र आ रही है, ये कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, ये कमज़ोर हुकूमत है। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को वो कहते थे मुझे कभी कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ब्लैकमेल करता है, तो ये इस हुकूमत में ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होगी। अच्छा, इस हुकूमत में अगर आपको कोई मजबूत सहारा ना मिला कहीं से पीछे आपके, तो फिर आप यूँ समझिए कि ये हुकूमत जो है अपने पहले साल में ही लोग इसके ऊपर तीर बरसाएंगे, कभी यहाँ से एहतजाज आएगा, कभी यहाँ से शोरश आएगी। मेरा ये ख्याल है कि कोई बहुत मजबूत हुकूमत हम नहीं देख रहे अभी फ़िलहाल, ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं है। अब पीछे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे, वैसे तो 3 लगी हुई हैं, क्योंकि वजारत उज़्मा के जो 2 उम्मीदवार हैं उनकी 2 तस्वीर पर बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि इन दोनों में से मैं तीसरी ऑप्शन नहीं देख रहा, मैं इलेक्शन से पहले भी नहीं देख रहा था। हाँ, मैंने पहले भी कहा, ये बड़े लोगों ने ये बात भी की थी वैसे। और यहाँ पर अजमल जामी साहब यहाँ से पूछे थे कौन होगा, तो ऑप्शन जब आई तो मैंने कहा कि ये मैं ऑप्शन नहीं देख रहा जी। इस तरफ की ऑप्शन, अच्छा ये भी हो सकता है हाँ। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा अननोन, अगर कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि आपने जो लोग नताइज चैलेंज कर रहे हैं, इतने एहतजाज हो रहे हैं, राम करना है, तो किसी साइड से अननोन बंदा उठा लाएं। तो अगर काकड़ साहब को चला लें, फिर काकड़ साहब को चला लें। नहीं, आपके दोस्त काकड़ साहब की दोबारा बात नहीं, इलेक्टेड नहीं है ना, वो एक्सपीरियंस भी हो गया, असेंबली के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि जो दूसरी साइड से आ जाता है और अननोन है लेकिन कदरे सॉफ्ट है, ऑपोजिशन वालों के साथ बात करने में भी, बाकी हर तरफ भी उसके मामलात बेहतर हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? देखिए, ये लोग तो खुशी से अपने अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करते ये बामर मजबूरी होता है जो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट फेवरेट तो यही 2 लोग हैं और जो इस तरफ हैं वो ज़्यादा फेवरेट हैं। अब जरा ये दो जो बिलावल साहब हैं, इनका सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि अगर इतना एहतजाज हो जाए, मामलात हो जाए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कह रहे हैं कि अगर चलो हमें एक्सेप्ट करना भी पड़े, सारे नहीं कह रहे, लेकिन ये बामर मजबूरी है। जिस अली मोहम्मद खान साहब की मैं टॉक देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे लिए ये दोनों ही एक जैसे हैं, रऊफ हसन साहब ने भी हाँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरन, अच्छा ये भी है कि अली जफर साहब और बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ठीक है, हाँ। बाज़ दफ़ा आपको दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है, ये नहीं हो सकता कि आप कह देते हैं मैं सारे रास्ते बंद करूँगा। अच्छा, अब ये जो 2 तस्वीरें हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, इन 2 तस्वीरों का वो जो कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस कर लें भाई, हाँ, देख लें भाई कि कौन कौन बेहतर हो सकता है, किसकी क्या पॉजिटिविटी है और किसमें क्या कमी है, तो वो जरा आप अपने तजर्बे के मुताबिक बताएं। शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है इनकी? स्ट्रेंथ ये है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे अभी तक के कामयाब वज़ीर आला साबित हुए, लोग पंजाब में इनकी मिसालें देते हैं। खुद मुझे सिंध में, केपी में, हाँ ये मैं अब बताता हूँ इसकी, ये वीकनेस में आएगा ना, इन्होंने अभी ताकत पूछी इनकी, तो ये है कि जी पंजाब में तो ये परफॉर्मर के तौर पे सामने आए और ब्यूरोक्रेसी हो या बाकी हो, ये दिन रात एक कर देते हैं जब ये आते हैं पावर। बिल्कुल, इनकी ही कमज़ोरी ये है कि 16 माह की जो कारकर्दगी है बतौर वज़ीर आज़म, वो इतनी काबिल कदर नहीं है वो बताई जा सके, बल्कि वो छुपाई जाने के काबिल है। बिल्कुल, तो ये इनकी कमज़ोरी है कि 16 माह में ये अपने आप को, बेशक आप जो भी कहें कि मेरे साथ सहारे थे, ये है, ये दोबारा हुकूमत भी तो सहारों की बन रही है, तो ये वीकनेस है। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो कमज़ोरी पहले बात कर लेते हैं कि उनकी वीकनेस ये है कि उनके साथ आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध जुड़ा हुआ है। यही उनकी ताकत भी है और यही कमजोरी भी है। वो क्या कि जब लोग देखते हैं कि जब वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने आए तो हम लोगों के पास जाते थे तो हम पूछते थे कि यार बिलावल भुट्टो, तो वो कहते थे कि क्या लाहौर का हाल वो कराची वाला करेंगे? आप खुद सोचिए कि जब मैं कराची गया तो लोगों ने कहा कि यार अभी कल बारिश यहाँ से पानी निकला है, तो ये सूरत हाल थी और इस सूरत हाल में ये हमारे से वोट मांगने आ जाते हैं, तो आप बताएं हम इनको वोट दें या? बिल्कुल, तो ये बिलावल भुट्टो साहब की ये वीकनेस है। लेकिन बिलावल साहब की और जरदारी साहब की अभी पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि सियासत जरा डिफरेंट अच्छा ये इसी की तरफ जा रही है, वो ज्यादा बैगेज कैरी करने के मूड में नहीं लग रहे। बिलावल भुट्टो साहब के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने तय किया कि इस दफा हम ब्रांडिंग जो है इनकी अलहदा करने की कोशिश करेंगे। काफी मुश्किल काम है क्योंकि वो उनके बेटे भी हैं सिर्फ ये। तो इस दफा अगर आप देखें लाहौर में या हर जगह पे तो आपको बिलावल भुट्टो जरदारी
चुनो नई सोच को। ऊपर ना बेनजीर साहिबा की तस्वीर नजर आती है, ना जुल्फकार भुट्टो साहब की नजर आती है, ना आसिफ जरदारी साहब की नजर आती है। बिलावल साहब की अब ताकत ये है कि ये वो खिलाड़ी है जिसने अभी तक कोई मैच खेला नहीं है एज सच। तो आप एक नया तो यार आप ये कहते हैं यार ये बंदा आया नहीं है, इसको देख लो यार। तैयार हैं वो इस रिस्क के लिए जिसमें वो इसके लिए तो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इस मर्तबा तो अगर ये है उनकी किस्मत खुल जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ ये है कि वो बेसिकली तो इन 5 सालों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे थे। इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि वो ये देख रहे थे कि मैं इन 5 सालों में, उनको लगता था कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी, इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा और फिर अगले 5 साल बाद लोग मुझे मुंतखब करेंगे। लेकिन मौका जल्दी मिल गया उनको और ये मौका शायद बार बार नहीं मिलता। सही है। अच्छा और जी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, अच्छा फाइनेंस में अच्छा आपने आज ही सारी कैबिनेट फाइनल करवानी। मिनिस्टर कौन होगा? देखिए अभी मामला इसलिए है कि इस लेवल पे अभी बात होने नहीं जा रही। इससे पहले नाम आ रहे थे लेकिन अभी ये नाम आना बंद हो गए हैं। दूसरी बात ये कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी एंट्री पड़नी थी लेकिन वो बेचारे अपनी सीटें हार गए। मैं आपको मुमकिना तौर पे जो लोग थे, जैसे आप जहांगीर तरीन का फेडरल मिनिस्ट्री में एक बड़ा वो कामयाब रोल होना था, वो वहां से गए लेकिन उसका ये कहा जा रहा है कि मार्च में ही सेनेट के इंतखाबात हैं, वो सेनेटर की तरफ और उनको सेनेट में लाया जाएगा। लेकिन आप सोचें जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ क्या है, उनके बयानात कैसे थे, इसको तो कुछ नहीं पता था। मैंने इसे वज़ीर आज़म बनाया था। ग्राउंड के ऊपर देखें, जब आपकी खटक साहब के भी इसी तरह के बयान, मुल्तान और लोधरा में जो उनका हल्का था, ग्राउंड में उनका इस तरह से वर्क नहीं था, उन तक लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनके मद्दे मुकाबिल सदीक बलोच लोधरा से थे, मुल्तान से आमिर डोगर थे। ये नस्ल दर नस्ल सियासत कर रहे हैं, लोगों के अंदर मौजूद हैं, इनके दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने जहाज भर भर के हुकूमत बनाई है। जहाज भर भर के हुकूमत बनाना कुछ और है, हल्के के अंदर जाना, लोगों से वहां पे मिलना, फिर उस हल्के से इलेक्शन लड़ना, 5 साल उन लोगों के अंदर मौजूद रहना, ये एक अलग गेम है। सही है, सही बात है। तो अच्छा और लेकिन अब हमने 2 जमातों की बात की है, एक जमात को हम रूल आउट नहीं कर सकते जिसके सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस इस वक्त। तो सबसे पहले उनका नाम लिया था। तो मैं सिर्फ नहीं, मैं अब उधर उनके उम्मीदवारों पे आना चाह रही हूँ। कौन उनका होगा मोस्ट लाइकली कैंडिडेट, अगर वो हर चीज हर ऑड जो है वो उनके हक में चला जाता है, उनका वजीर आजम कौन होगा? उनका वजीर आजम का उम्मीदवार तो सबका आना है। उनका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो अभी तक है, लोगों का तो आम ख्याल ये है कि बैरिस्टर गौहर ये वो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। आपको कौन लग रहा है? हाँ, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब इस हवाले से भी सरप्राइज देंगे, बिल्कुल उसी तरह का सरप्राइज जैसे वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना। उनका सरप्राइज वसीम अकरम प्लस भी हो जाता है भाई। 100 लोग मौजूद हैं, 100 लोगों के अंदर से ही होगा। उनका सरप्राइज वसीम अकरम प्लस भी हो जाता है। वसीम अकरम हो सकता है, जिस तरह महमूद खान था केपी से। लेकिन दिस इज प्राइम मिनिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें आपको उनको भी पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर नहीं, उनको भी पता है कि वजीर आजम बनना नहीं है उनके बंदे ने, ये इलेक्शन की एक्सरसाइज होनी है। जैसे हमजा शहबाज को लास्ट टाइम पता था कि उसने बनना नहीं है, बनना उस्मान बुज़ार नहीं है। इसी तरह इस वक्त मेरे ख्याल में वो कोई नया नाम देंगे, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, मुझे ये नाम नजर नहीं आते। सॉरी। अली मोहम्मद खान जैसा लॉयल नाम हो सकता है शहरियार अफरीदी जैसा कोई नाम आ जाए, लेकिन उसमें भी ये देखा जाएगा कि मतलब पुराना नाम होगा। नहीं, पुराना एक और भी इसमें है। मेरे माइंड में यास्मीन राशिद साहिबा आई थी, खातून को बना एक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि जिनके खिलाफ मुकदमात हैं शायद उनको ना नामजद किया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे पंजाब से मियां असलम इकबाल हैं, वो अभी तक मफरूर हैं। अगर वो हलफ उठाने आए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हों तो क्या होगा? इसी तरह लोग अली अमीन गंडापुर साहब का नाम दे रहे हैं। नहीं। मुझे लगता है कि वो मजबूत है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होगा कि ये हो सकता है किसी भी वक्त आगे जाके उनके लिए मसाइल बन जाए कि वो वजारत आला क्या वो अपनी एमपीएशिप का हलफ उठाने आए, जो वजारत आला तक पहुंच गया उसके मुकदमा खत्म हो गए। लेकिन उससे पहले आपको एमपीएशिप तक पहुंचना पड़ता है, उसका ओथ लेना पड़ता है, और असेंबली के दरवाजे तक पहुंचने से पहले पंजाब पुलिस या केपी पुलिस इनका सामना करना पड़ता है। सॉफ्ट एंड स्मार्ट आदमी मैं देख रही हूँ, अगर वहां से कोई आएगा सॉफ्ट एंड स्मार्ट। तो वैस मंगल वाला की तरह का स्मार्ट उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बस खदोखाल मेरे ही बयान किए। इलेक्शन लड़वाएंगे ना पहले। अरे कोई इलेक्शन भाई, मसला है, अगर मसला है ही और नहीं डिसाइड हो रहा है इस मुल्क का वजीर आजम, ना पीपल्स पार्टी डिसाइड कर रही है, ना पीएमएल आदमी क्यों? तो मैं ये तो देखिए है भी केपी से हैं और फिर सेंट्रल में भी इनका, सेंट्रल में वोट है इनका इस्लामाबाद में। और क्या? तो और खातून भी हूं मैं। देखिए दुनिया में तस्वीर क्या जाएगी, खातून चीफ मिनिस्टर आ सकती हैं। और क्या, खातून, पश्तून और इस्लामाबाद की रिहायशी, और एक वो अलग लेवल ऑफ प्रोग्रेस जाएगी। आप दुनिया में आप इतना नाराज ना हो, नेगोशिएट कर सकते हैं इसमें।
दिल का अगर कोई इलेक्शन होता, दिल का अगर कोई इलेक्शन होता, हम धांधली करके जीत लेते। तो हम भी धांधली करेंगे, आपको वजीर आजम नहीं आने देंगे, हम खुद होंगे और खुद आएंगे जी। थैंक यू जनाब वराइद साहब, आपने पूरा एक नक्शा खींच दिया है। अब देखते हैं कि इस नक्शे को पास कैसे करवाया जाता है। थैंक यू जी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से। साहिवाल की गलियों से एक लड़का निकलता है और गेंद को अपने हाथ में थामता है और फिर उस गेंद से ऐसा जादू जगाता है कि सारी दुनिया उसे मानती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक स्पिनर और बहुत सारे ममालिक की इन्होंने कोचिंग भी की, पाकिस्तान की भी स्पिन बॉलिंग के कोच रहे, जनाब मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कैसे प्लीज अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक बिल्कुल। ठाक। बैठिए किधर बैठना है? आप, ये पूरा सोफा पूरा आपका है, जहाँ चाहें बैठ अच्छा, जाएं। जितना मैं रात को सोया नहीं ना हुआ तो मैं सो भी जाऊंगा। हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अच्छा, वैसे आपने मुश्ताक साहब का तारुफ कराते हुए कहा साबिक स्पिनर। स्पिनर कभी साबिक हो सकता है, मुझे बताएं। ये तो मुश्ताक साहब ही बताएंगे। साबिक ही होते हैं, चीज़ साबिक होना बड़ी ज़रूरी है चीज़। नहीं, लेकिन जो बॉलर है वो तो हमेशा उसके हाथ में वो एक चीज रहती है कि वो कभी साबिक नहीं हो वो सकता। आर्ट कभी नहीं जाता। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जनाब आते हुए ना, अच्छा। हम क्योंकि टाइम था आई थिंक 9 बजे, 9:30 बजे, जी तो हम ट्रैफिक में फंस गए। आपके जो प्रोड्यूसर है ना बार बार फ़ोन कर रहे थे जी, तो मुझे भी लग रहा था लेट हुए। ट्रैफिक इतनी फंसी हुई थी नहर के ऊपर। तो हुआ क्या कि मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा सूरत कुरैश आती है, लीलाफी कुरैश? जी जी जी। तो कहते हैं जी देख के पढ़ लेता हूँ, वैसे नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा इसका एक्सपीरियंस मैंने मौलाना ताज मीर साहब से एक दफ़ा सुना, उनके साथ सफ़र में था मैं, तो हमारी गाड़ी फंसी और हमने पहुँचना था कहीं, तो उन्होंने कहा सारे सूरत कुरैश पढ़ो भाई। अच्छा। हमने सूरत कुरैश पढ़ी। ये मैं बता रहा हूँ आपको 10-15 साल पहले की बात। इंग्लैंड में मैं गोरों के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, मोटरवे पे ट्रैफिक स्टक हुई थी, पैक। और आपको पता है इंग्लैंड की ट्रैफिक जो होती है बहुत पैक होती है। तो मेरे साथ गोरे बैठे हुए थे जिनकी मैं कोचिंग कर रहा था। तो हुआ क्या, मैंने कहा आई नो वन ऑफ द प्रे, इफ आई प्रे दैट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर। यस। अच्छा, मैंने सूरह कुरैश शुरू कर दी। मैंने कहा या अल्लाह, मैं तो मारा हूँ, मेरे अमाल भी मारे हैं, सही, तेरा कुरान हक है, बिल्कुल तेरा कलाम हक है, तो अब तेरा कलाम भी हक है, तेरा कुरान भी हक है, मेरी लाज रख ली मैंने। Now you have to do it। ये आपने कह दिया। ये अब अल्लाह जानता है, इस तरह खुली है ट्रैफिक। अगले दिन वो फंस गए और हम ग्राउंड में पहुंच गए। वहां ट्रैवलिंग करते हैं बंदा अपनी अपनी गाड़ियों में जाता, तो वो एक जो मेरे साथ उस अगले कल बैठा हुआ था ना, वो गोरा कहता है, वो कहता है कि वी स्टक इन द ट्रैफिक, वेयर इज मुशी, डू समथिंग। वो कहता है मुशी किधर है, उससे मेरी बात कराओ। तो उन्होंने मेरी बात करवाई उस फोन से। दूसरी गाड़ी वाले गोरे कह रहे हैं कैन यू प्रे फॉर अस आल्सो, वी आर स्टक इन इट। और मैंने ड्राइवर के साथ वो सूरह कुरैश पढ़ी। अल्लाह जानता, अल्लाह ने इस तरह खोला, जो रास्ता हमें पौने घंटे का लग रहा था ना, 10 मिनट में अंदर अल्लाह ने भिजवाया। क्या बात। अच्छा, ये एक बात ये है इससे कि हमने, मेरा अपना तजर्बा या जानना जो है, मेरा मानना, छोटी सी मालूमात, हमने कुरान से अपना रिश्ता बनाया ही नहीं है। हमने सिर्फ उसे बस पढ़ा है, कुछ लोगों ने रटा है, लेकिन उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़लसफ़ा रखा है ना, हम उसको जान पाए हैं। बरकतें तो उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। ये हम सबका फ्लॉ है ये 100%। आप सुने, आप देखिए ना हदीस क्या कहती है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आपने फरमाया दुनिया में कुरान नूर है, रोशनी है, और आखिरत में ज़ख़ीरा। अब इसकी डेफिनेशन में जाइएगा आप। नूर क्या है कि इस कमरे में, इस स्टूडियो में लाइट चली जाए, रहनुमाई होती अंधेरा हो जाए, नूर हो, रास्ता हो, रोशनी हो। कौन रोशनी दिखाएगा? जिसके पास लालटेन होगी, जिसके पास रोशनी होगी। कुरान दुनिया में अल्लाह के नबी ने फरमाया रोशनी है, और आखिरत में ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा क्या है? आपकी मंथली सैलरी जब बैंक में आ जाती है और आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना, यू डोंट वरी एनीथिंग। बिल्कुल। फिर आपको फिक्र नहीं होती कि चलो यार इस साल नहीं तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि 2 महीने गुजर जाएंगे। बिल्कुल। ये कुरान ज़ख़ीरा है। एंड में आपके पास इतनी, आपने अपना वो कहते हैं ना बैलेंस बना दिया है
कि जिसने कुरान को दुनिया में सीने से लगाया होगा, दुनिया को पढ़ा होगा, अल्लाह आखिरत में उसका जखीरा निकाल के दे देगा। अभी तेरे अकाउंट में भरा हुआ है, फिक्र अच्छा, ना कर। यही जखीरा अंदोजी की मुहिम थी जिस पर आप कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, जो आपका सारा मामला था। इसका भी थोड़ा सा हमें बता दें कि क्या माहौल होता है, क्या होता है। मैं तो कभी नहीं गया हूँ। कहते हैं जाना चाहिए। आप इज्तिमा की बात कर रहे थे। हाँ, मैं लाहौर का इज्तिमा हो रहा था, आज दुआ थी बल्कि, हाँ। और कल मैं गया हुआ था। बड़ा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि बड़ी खलकत होती है। कह रहा हूँ वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं ना वो सब लोग। जखीरा मतलब वो तो ऐसा, ये जायज जखीरा अंदोजी जी। ये दुनिया वाली जखीरा अंदोजी नहीं है कि लोगों को तंग करके पैसे कमाए जाए, नहीं। वहां पे मुझे बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ये हमारे लिए कहते हैं ना, साइंस कहती है 68% 70% हमारे जिस्म में पानी है। साइंस कहती है बिल्कुल पानी है ना जी। बिल्कुल। पानी को चूल्हे पे रखो तो क्या होगा? गल जाएगा, गर्म होएगा ना, गर्म हो जाएगा। और गर्म पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो क्या होगा? बर्फ। वी नीड एनवायरमेंट। सो व्हाटएवर, जिस एनवायरनमेंट में भी हम जाएंगे वैसे हो जाएगा, अपनी शक्ल बना तो इसलिए वहां पे जाना जरूरी है। अच्छा मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ हमने जाना है, हेडलाइंस की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की क्रिकेट की जान, जनाब मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर सलाम करना ज़रूरी होता है, जितनी मरतबा सलाम करें उतना अच्छा होता है, ये हम बता दें लोगों को। अच्छा मुश्ताक साहब, हम ज़रा कहाँ आना चाह रहे हैं आप? मैं तो क्रिकेट पर आना चाह रहा हूँ। मैं सहीवाल जाना चाह रही हूँ ज़रा। मैं तो ताज़ा एक गम लेके बैठा हूँ। वो ताज़ा गम जो है आप उसे दूर कीजिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गई हुई थी हमारी टीम, लड़के बच्चे बड़ा ज़बरदस्त खेले, अनबीटन रहे। फिर उसके बाद वो सेमीफाइनल में हार गए और बड़ा सख्त उन्होंने मुकाबला किया। मैं सिर्फ एक चीज़ ये सोचता हूँ, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। हम 92 के वर्ल्ड कप के बाद कोई वनडे वाला वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाए? क्या हो गया है हमें? हम तो जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, टैलेंट भी रखते हैं। ये सवाल मैं आपसे भी डायग्नोज करें सर, ये प्रॉब्लम, बीमारी डायग्नोज करें। ये देखिए, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं। Yes. पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। आप देखें, बाबर आजम को देखें, शहीन को देखें, हारिस रऊफ को देखें, Yes. रिजवान को देखें। आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। पता है क्या, सिस्टम ठीक नहीं है। आपके जब एक साल के अंदर 6 महीने में 3-3 4-4 चेयरमैन बदल जाते हैं, हाँ, आपके जब आईसीसी की मीटिंग्स में लोग जाते हैं तो दे नॉट श्योर कि कौन सा बंदा आएगा, हाँ। कौन सी पॉलिसी पे काम करना पड़ता है। जिन फैमिलियों के हेड टूटते रहते हैं ना, उनके बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। याद रखिएगा बात। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त डाउनफॉल शुरू है ना, मुझे लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो कंसिस्टेंसी आएगी ना, ये जो मोहसिन साहब आ रहे हैं, जी। अगर ये 3-4 साल तक कोई भी चेयरमैन आए, उनको 3-4 साल का मौका देना चाहिए। कोई भी मैनेजमेंट आए, उनको 3-4 साल का मौका देना चाहिए। एक मैं आपको प्लेयर्स की नेचर बताता हूँ। वो नेचर ये है कि बाबर आजम को पता चलेगा इस बंदे ने 3 साल मेरे साथ काम करना है, मेंटली वो प्रिपेयर्ड होकर ड्रेसिंग रूम में आएगा कि मैंने इसकी बात सुननी है। उनको पता ही नहीं होता, अगर थोड़ी सी बात, अगर मैं आता हूँ और मैं थोड़ी सी कोई बात करता हूँ और उस पर बात पे उसको अच्छी नहीं लगती किसी भी प्लेयर को, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो हकीकत कड़वी हो। चाहे वो इसलिए नहीं सुनेंगे, उनको पता है कि इस टूर के बाद शायद इसने रहना है कि नहीं रहना। ये कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे रिजल्ट्स इस तरह ही कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, पूरी कौम पूछ रही है। और पूरी कौम को यही जवाब है, कंसिस्टेंसी आती है कंसिस्टेंट डिसीजन से। अच्छा, अब ये मैं कंपैरिजन करूं, अभी अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जी, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और 50 ओवर में पहले 50 ओवर में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों ऐसा क्या जादू करते हैं भाई? फिर कमिंग बैक टू सिस्टम, आप देखें ना, अब ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आईपीएल के सिवा कोई लीग नहीं खेलते इंडियन जी, कोई लीग नहीं खेलते। हमारे यहाँ तो आजकल ये बहस हो रही है कि क्या हमारे वाले खेलने जाएं या ना जाएं। एब्सोल्युटली। अब मुझे जो पीसीबी ने बहुत एक अच्छा काम किया है, प्लेयरों की सैलरी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हाई रेस की, और बहुत अच्छी, और देना चाहिए प्लेयरों को पैसा, जितना दे सकते हैं देना चाहिए। और अगर इनको अपनी इनकी फिजिकल कंडीशन को बचाना है, शहीन को बचाना है, बाबर को बचाना है, तो जो इनको लीगों में पैसे मिलते हैं उस लीगों के मुताबिक इनको फिर ट्रीट किया जाए। इंडिया ये करता है। ऑस्ट्रेलिया के आप कॉन्ट्रैक्ट, मैं इंग्लैंड के 6 साल कोचिंग की है। जी। टेस्ट प्लेयर जो होता है ना, जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है, जैसे जिमी एंडरसन है, स्टीवन ब्रॉड है, एलेक्स कुक था,
ये 3-4 मोटे मोटे प्लेयरों के मैं नाम इसलिए गिरा रहा हूं ताकि ये पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को समझ आ जाए। सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ईसीबी उनको देता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनको देता है। उनको पता चल गया है कि अगर हम रेड बॉल जो 4 डे 5 डे टेस्ट मैच वाले प्लेयरों को पैसा ज्यादा देंगे ना, तो नीचे से बच्चे टेस्ट खेलने के शौक रखेंगे। अगर हम टेस्ट वालों को लिफ्ट नहीं कराएंगे, गुड बाय कह देंगे और उनको पैसा कम देंगे, सब फिर 2020 क्रिकेट खेलेंगे। और 2020 क्रिकेट जो होती है ना, आपकी बेसिक्स तगड़ी नहीं होती। जो बच्चा आके हिट्टे मार मूर के आगे 2 मैचों में हिट हो जाता है ना, उसकी बेसिक्स तगड़ी नहीं होती। और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर में आपकी बेसिक्स ही काम आती हैं और कोई चीज काम नहीं आती। तो रेड बॉल को ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया भी, इंग्लैंड भी, साउथ अफ्रीका भी, ये 4 टीमें ऊपर लेवल की हैं। न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रेड बॉल के ऊपर। और हमारी पाकिस्तान में रेड बॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारे सुपरस्टार जो प्लेयर है ना, वो अनफॉर्चुनेटली एक तो टाइम नहीं होता, जब उनके पास टाइम होता है तो उनको ब्रेक चाहिए होती है। कोई भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इसलिए हमारे स्पिनरों की कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए हमारे फास्ट बॉलर 4 ओवरों के बाद ओवर ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि जब लंबे लंबे ओवर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं करोगे तो आपके मसल्स कैसे डेवलप होंगे। जिम की फिटनेस और होती है, आपकी ग्राउंड की ट्रेनिंग और होती है, क्रिकेट की ट्रेनिंग और होती है। इसलिए देखें वसीम अकरम साहब को, वकार यूनुस साहब को पूरे पूरे दिन बॉलिंग करते थे। पता क्यों? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करके आए थे। तो आज पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा किया जाए, आपके ग्रास रूट को तगड़ा किया जाए, और फिर प्लेयर जब बेसिक्स के कल मैं यूसुफ के साथ एक्चुअली बैठा हुआ था। यूसुफ साउथ अफ्रीका से आया, तो हम इज्तिमा में इकट्ठे ही थे जी। तो यूसुफ से बात हुई तो यूसुफ कहता है बहुत टैलेंट है हमारे लड़कों में, दे कैन प्ले। और मतलब जिस तरह वो ऑलमोस्ट जीत गए थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे। इंडिया को उन्होंने 1 साइड मारा है, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 90 टीम ने 1 साइड मारा है। यूसुफ कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने बच्चों को, अंडर 19 के बच्चों को जल्दी ना करें और 4 डे क्रिकेट में डालें ताकि उनकी बेसिक्स तगड़ी हो। अब इंडिया के स्कूलों में 2 दिन का मैच होता है, 1 डे मैच नहीं होता, 2 दिन का मैच होता है। एक दिन एक टीम पूरी दिन बैटिंग करती है, अगले दिन अगली बैटिंग करती है। वो जो प्लेयर ने 100 करने का तरीका है ना, वो स्कूलों में सीख लेते हैं। सचिन स्कूल के अंदर 300 करके आया था। जी हाँ, आपको पता होगा। विनोद कामले जो उसका क्लास फेलो था, वो 300 करके आया था। 700, 800 स्कोर करके आते हैं ये। अब इनको बैटिंग नहीं आएगी तो मुझे और आपको आएगी। बात तो सही है बिल्कुल। लेकिन इंडिया का टैलेंट हमसे ज्यादा है क्या? नहीं, टैलेंट कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान के पास उतनी ही टैलेंट है। इंडिया में कितने लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बड़े बड़े फैन हैं। हमारे बहुत नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार ये बात कर रहा हूँ कि एक तो हम जल्दबाज हैं। एक पीएसएल में कोई बच्चा अच्छा खेलेगा आज फॉरेन टीम में, यस, उसको फर्स्ट क्लास में डालें पहले। ये प्रोसेस है। देखिए मेरी बात सुने, आप टीवी का काम करते हैं, इस प्रोसेस को सीखना जरूरी है कि एंकरशिप किस तरह की जाती है। जिस बंदे को ये प्रोसेस से नहीं गुजरा होता है ना, वो जितना मर्जी टैलेंट है, जहां थोड़ा सा एक्सपोजर उसके ऊपर पड़ेगा, जहां प्रेशर पड़ेगा, वो भाग जाएगा। बिल्कुल, ये सीखना पड़ता है, ये प्रोसेस से निकलना पड़ता है। और यू कैन नॉट चीट सक्सेस। आप कामयाबी को चीट नहीं कर सकते, इसमें पिसना ही पड़ता है। गन्ने का रस तब मजेदार लगता है जब बेलने से गुजर के निकलता है। ये गन्ने का रस, सही बात है, सबसे बेहतरीन मिसाल है भाई। गन्ने की मशीन में डालो हमारे खिलाड़ियों को, फिर देखो कैसा जबरदस्त जूस निकलेगा। हाँ, अच्छा साहिवाल की तरफ जरा आते हैं मुश्ताक साहब। साहिवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहिवाल से वाकिफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम सुना है और आपकी वजह से सुना है, लेकिन ज्यादा वो जानते नहीं है साहिवाल के बारे में। साहिवाल, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं जब भी अपने बच्चों के साथ जाता हूँ और जब मैं साहिवाल के वो हद के अंदर दाखिल होता हूँ जहाँ से शुरू होता है साहिवाल, तो मैं एक एक चीज़ बताता हूँ बच्चों को कि इस नहर के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर हम छलांगे मारते थे, भैंसों के साथ हम नहाया करते थे, यहाँ पे हमारे ऐसा हुआ, यहाँ पे ये स्कूल था मेरा, बारिश होती थी, धूप तेज़ होती थी तो हमें छुट्टी मिल जाती थी क्योंकि छतें होती नहीं थी। हाँ। दरख्तों के नीचे पढ़ा करते थे। और उनको फिर बताया कि ये मदरसे में मैं जाके कुरान पढ़ा करता था। वो बच्चे इतना अवेयरनेस हो चुके हैं, वो अब कहते हैं बाबा हमें पता है जो आप कहने वाले हैं, ये इस नहर में आपने छलांग लगाई थी, ये आपका स्कूल है, वो पहले ही शुरू कर देते हैं। तो साहिवाल मेरा बहुत एक मैं बचपना गुजरा है जहाँ पे मेरे वालिद साहब, मेरे वालदा, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, मेरे बहन भाई उधर रहते हैं। एक मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट थे और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ये एक्नॉलेज करता हूँ कि बिस्कुट फैक्ट्री के एक ऑनर होते हैं मियाँ बशारत शफ़ी साहब। अच्छा। मियाँ अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा। उन्होंने मेरे 500 रुपया मुझे वजीफ़ा लगाया क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, मैं शूज़ भी नहीं खरीद सकता था।
मगर उन्होंने जब देखा इसके अंदर टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, वो मुझे 500 रुपया देते थे महीने का, और मुझे एक दफ़ा लिबर्टी में लेके आए। वैसे तो मैं जाता था यहाँ से अपने दोस्तों के साथ, लंडा बाज़ार में आते थे, शर्टें खरीद के उसको पूरा महीना गुजारते थे, मगर जब उनको पता चला इस बच्चे में टैलेंट है तो उन्होंने मुझे लिबर्टी से कपड़े लेके दिए जिससे अपने बच्चों को लेके देते हैं। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर मी सो वेल। सो ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में भी अब कम होते जा रहे हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, प्लेयरों की ऑनरशिप लेते हैं। तो बाकी मेरे साहिवाल की एक एक मेमोरीज मुझे आज भी याद है, स्कूल के मैचेस याद हैं, दोस्त याद हैं मुझे आज। तो जब भी आप साहिवाल को जिक्र करते हैं, साहिवाल की भैंसें तो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, दूध और भैंसें बड़ी साहिवाल की मशहूर है। उसके अलावा क्या मशहूर है साहिवाल का? उसके अलावा खोया बहुत मशहूर है क्योंकि भैंसों से रिलेटेड है दूध। और हमारे मोहल्ले में एक बर्फ़ी बनाते थे, उसको खान साहब कहते थे। वो बर्फ़ी इतनी ज़बरदस्त होती थी। जब मैं पाकिस्तान टीम खेल गया ना पाकिस्तान में, तो जो मेरे दोस्त थे जो शहरों में रहते, जैसे वसीम भाई हैं या सईद बनवर हैं या इंजमाम हैं, तो मैं इनको, जब मुझे पता था ना इनके साथ सुलह करनी है या इनके साथ गड़बड़ हुई है, तो मैं साहिवाल की बर्फ़ी लेके उनको सुलह किया करता था उनके साथ। अच्छा, तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ी होती। आपको कब एहसास हुआ, मतलब बचपन से जब आपने खेलना शुरू किया, कब आपको एहसास हुआ कि हाँ अब मैं कुछ हूँ? ये 87 में आई वाज 17 साल था, अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम नहीं दिए थे मैंने। तो मैं एक मैच के लिए 15वां खिलाड़ी था, साहिवाल में 3 डे मैच हुआ था। तो सलीम मलिक साहब उसके कप्तान थे। तो मैं मैच में 15वां खिलाड़ी था। मेरी ड्यूटी ये थी कि प्लेयरों की शर्टें सुखानी है, उनके सारी चीज़ों का लुक आफ्टर करना है, पानी पिलाना, बाहर का काम मेरे ज़िम्मे था। आधे घंटे पहले मैच के सलीम मलिक साहब मेरे पास आए, कहते आप मुश्ताक हो? मैंने कहा जी सर। तो कहते बेटा आज आप खेल रहे हो। और मेरे पास कोई सामान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक वाइट ट्राउज़र था और एक वाइट शर्ट थी। उसके ऊपर मैच खेलना। उस दिन अल्लाह ने मुझे 6 विकेटें दिलवाई हैं उसी मैच में। उसी मैच में मैंने 6 आउट किए हैं। एकदम जब मैं बाहर आया हूँ, तो जब मीडिया की तस्वीरें मेरी तरफ आई हैं ना, कैमरे मेरी तरफ लगे, टक टक की वो जो फ्लैश पड़े ना आपके ऊपर, उस दिन मुझे शाम को पता चल गया था कुछ हो गया मेरे साथ। तो अल्लाह का शुक्र है, उस दिन वैसे मैं बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी, माय फादर वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली, हु सपोर्टेड मी। और उस पूरे लेवल को क्रॉस करना, मेहनत करना, अपना नाम बनाना, वर्ल्ड कप जीतना, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोचिंग करना, ये सारा प्रोसेस गुजारने के बाद जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, टॉप पर पहुंचकर इंसान को क्या एहसास होता है? आई थिंक आपको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए आपको, क्योंकि ये कहते हैं ना, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। जिसको ये अल्लाह समझा देता है ना, वहाँ पे पहुंच के मुझे सबसे ज़्यादा, जब मुझे इस लेवल पे पहुंचा ना, 92 का वर्ल्ड कप जीत के आए जब, तो जब साहिवाल में लोगों ने जिस तरह पूरे शहर में घुमाया जी, मैं कह, सियासतदानों को भी ऐसे जुलूस नहीं होते हैं जो हमें उस वक्त लोगों ने मोहब्बत दी, पाकिस्तानी लोगों ने। तो साहिवाल से जब मुझे पूरे शहर में घुमाया गया सुबह से लेकर शाम तक, जब शाम को वो ट्रक मेरे घर में पहुंचा, मेरी गली में पहुंचा, तो मेरे गली के दरवाजे के ऊपर मेरे वालिद साहब दहलीज पे खड़े थे। और जब वो ट्रक रुका है गली के नुक्कड़ पे, तो मेरी और उनकी नज़रें बड़ी ना आपस में, जब दोनों की नज़रें आपस में पड़ी, और मैं ट्रक के ऊपर था, लोग ही लोग थे, फूलों से भरा हुआ था मैं, तो वालिद साहब और मेरी आंखों में आंखें पड़ी ना, तो उस दिन मैंने वालिद साहब को आंखों में बताया था कि यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, नॉट मी, बिकॉज यू सपोर्टेड मी, एंड दैट वाज माय ग्रेट मेमोरीज फ्रॉम माय लाइफ। क्या बात। कोई ऐसी चीज़ है जिसका पछतावा हो? ये हाँ, एक है, कभी कभी ये मुझे गिल्टी फील करता हूँ मैं। आई यूज्ड स्टिल आस्क माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं अपनी माँ बाप की खिदमत सही कर सका हूँ कि नहीं कर सका। क्योंकि जब मैंने कहा ना 17 साल की उम्र में मैं निकल गया था घर से, और मैं क्रिकेट की UBL ने मुझे साइन कर लिया था, फिर चलता घर में मेरा बहुत कम टाइम गुजरा है, जिसमें मेरी वाइफ ने बड़ी सेक्रीफाइस किया, मेरे बच्चों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया। अक्सर लोग नहीं समझते कि क्रिकेटर्स को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने टूर्स पे जाना पड़ता है, और उनके पीछे जो उनके लव वन हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कई फंक्शनों को आपको छोड़ना पड़ता है, खुशियों गमियों को छोड़ना पड़ता है अपने मुल्क के लिए। तो मैं अक्सर अपनी फैमिली को पूछता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया, गिल्टी फील करता हूँ कि शायद मैं अपनी माँ बाप की वो खिदमत नहीं कर सका जो मैं करनी चाहिए थी मुझे। सो आई फील रिग्रेट सम टाइम कि डजंट मैटर, ये मेरा एक्सक्यूज़ नहीं है, पर कई महीने बात भी नहीं होती थी फ़ोन के ऊपर, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट वेरी बिजी। और मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा टाइम निकाला मेरे लिए, और जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, जितने माँ बाप सुन रहे हैं, जितने उनके बच्चे सुन रहे हैं,
please spare your time with your family because they are the most important people for you. Absolutely. And I feel guilty whenever I think about, because they left this world. My father and my mother, they left this world. So मुझे अब एहसास होता है कि मुझसे क्या चीज़ चली गई है। ये मुझे बहुत गिल्टी फील करता हूँ कभी। अच्छा, मैं एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और आप उनकी ज़िंदगी को देखिए और फिर उसके बाद उसके बारे में अपना जो आपका तज्जिया हो वो ज़रा बताइएगा। एक ऐसी शख्सियत कि जिनसे जो भी मिलता है वो उनकी मोटिवेशन देखता है तो वो ख़ुद भी मोटिवेट हो जाता है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको और मुश्ताक साहब को ये कहा था कि भाई एक बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवानी है। और ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनको बीमारी तो एक अजीबोगरीब किस्म की है, वो ख़ुद बताएंगे, लेकिन इनका जहन बड़ा अजीबोगरीब है भाई। इन्होंने कहा बीमारी की ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने पाकिस्तान में तालीम को आम करने का ख्वाब देखा। इन्होंने एक किताब लिखी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोइज़ शौकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मोइज़ कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है हमारी। इन सारे दिनों में मोइज़ आप किन सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं? मैं ये जब से लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था उसके बाद जो मेरी जो हेल्थ कंडीशन है ना वो वर्स्ट होती गई। और अब जो आप करंट स्टेज है वो इतनी आप चले थे खतरनाक है। मेरे जो लंग में एयर बहुत ज़्यादा है। मुझे जो है ना मुझसे जो सॉलिड थे वो स्वेलो नहीं होते थे पहले, तो डॉक्टर ने मेरे स्टमक में पेट ट्यूब इंसर्ट कर दी। अच्छा। अब वो जो पेट ट्यूब है वो अंदर से जो है ना टूट गई है, जिसकी वजह से जो है ना जो पॉइजन है उसका वो अंदर जो है स्प्रेड हो रहा है। और कोई भी पाकिस्तान डॉक्टर जो है ना इसको हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरी जो डिजीज़ ऐसी है वो अगर आप थोड़ा सा भी इसको तंग करेंगे ना इस डिजीज़ को, तो वो जो है ना मजीद जो है वो वर्स्ट की तरफ वो जो है जाती है। अच्छा। तो अभी मैं पिछले तो 2 सालों से 2+2 ईयर प्लस जो हूँ मुझे हो जाए, मैं बेड पर हूँ अभी। ओके। कोई काम और उस तरह का नहीं कर रहे जिस तरह का आप किया करते थे फिलहाल? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइज सब चाह रहा हूँ। मेरी टीम काम अल्हम्दुलिल्लाह चाह रही है, लेकिन मैं सुपरवाइज चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ये है कि मैं पर्सनली जाता अब जो है नहीं जो है जाता था। तो क्या क्या काम कर रहे हैं और अपनी इस जो सिचुएशन है उसको कैसे शिकस्त दे रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं, मोटिवेट करें ना सर। मैं अपनी कंडीशन तो अपने दिमाग से और पॉजिटिव सोच के मैं जो है इसको शिकस्त दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं है ना तो आपकी जो आपका जिस्म है वो पॉजिटिव जो है ना हर तरफ नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप तो कोशिश पूरी मेरी कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूँ और अपने रब पर तवक्कल करूँ। और जब ये चीज़ें मेरे अंदर होंगी तो अल्लाह जो है मेरे रास्ते अपने आप बना लेता है। बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मुश्ताक भाई। मोइज़, मैं मुश्ताक अहमद हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। जी जी माशाल्लाह। और मुझे आपको देखकर आपकी बात सुन के मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, छोटी छोटी बातों पे शिकवे करते हैं। और बीइंग ए नेशन, अगर आपने कोई मोटिवेशन लेनी है ना तो मोइज़ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस, कि जो इस सिचुएशन में भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है। तो आज हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ होती है मोइज़ हमारे पास, और हम पेट्रोल का रोना रो रहे होते हैं, हम खाना पीने का रोना रो रहे होते हैं। सेहत, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना, ये सबसे बड़ी नेमतें हैं। मोइज़, आई सलूट यू। मैं कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, सियासतदान हैं, वो मोइज़ से ये ज़रूर सीखें कि ज़िंदगी को जीने का तरीका जो है ना वो अल्लाह ने मोइज़ को सिखाया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए। एंड आई सलूट फॉर दैट एक्चुअली। बहुत आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। बहुत भी अल्लाह ये तरीका सिखाए, ये अल्लाह ये तरीका हमें सिखाए, सब्र और तवक्कल। ये देखे ना, उसने 3 दफ़ा कहा कि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, मोइज़ ने कहा जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना तो आप जिंदगी को एंजॉय करते हो। कल की फिक्र आपकी खत्म हो जाती है। हम कल की फिक्रें लेके बैठे हुए हैं, उसने फलां कर दिया। मैं अभी यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, स्टूडेंट से जाके उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। मोइज़ मैं उनसे सवाल पता क्या करता हूँ, मुझसे पूछो मुश्ताक भाई कैसे हैं आप, मोइज़ पूछो आप कैसे हैं, पूछो मुझसे आप सर आप कैसे हैं। कुछ नहीं देखे हालात कैसे हैं मुल्क के जी, महंगाई देखे कैसी हो गई जी। आप पेट्रोल देखे कहाँ पे चला गया, बिजली का बिल इस दफा बहुत आया है, एजुकेशन की फीसों के पैसे नहीं है। यकीन करो हम उन चीज़ों के ऊपर रोते हैं
जो सब अल्लाह ने अपने इख्तियार में ली हुई हैं। बेशक, और आपको आज आपकी बात सुन के आई गेट मोटिवेटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं कल की जो फिक्र है ना, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, बीइंग ए नेशन, अगर अल्लाह के ऊपर तवक्कल है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा यकीन और ईमान उस परिंदों की तरह हो जाए जो परिंदे सुबह घोंसलों को निकलते हैं छोड़ के और शाम को पेट भर के भी आते हैं और बच्चों का खाना भी लेके आते हैं, अल्लाह तुम्हें भी वैसे ही पालेगा जैसे परिंदों को पालता है। बीइंग अ नेशन वी हैव टू बिकम वेरी थैंकफुल, आई थिंक, एंड यू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये पीछे वीडियो चल रही है, ये मुइज जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल, ये माशाल्लाह। देखें जी, अब तो जरा मुइज़, आजकल क्रिकेट से क्रिकेट दूर है। कितना फॉलो कर रहे हो? हाँ मैम, मैं तो आप चैनल बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्रिकेट अभी PSL आ रहा है इंशाल्लाह, तो ये पिछले 3 सीजन से ना मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं PSL मैच देखूँ लाइव ना। अच्छा, लेकिन आज अल्लाह तो मंजूर नहीं था अभी, और अब तो मैं मुकम्मल मैं बेड पर हूँ, और अगर मैं कहीं बाहर जाना भी हो तो मैं 1000 बार पहले सोचता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जो चीज़ें हैं, जो अदारे हैं वो व्हील चेयर फ्रेंडली है या नहीं है। और मुझे 99% चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं होती। हाँ ये तो मसला है। सिर्फ इन चीज़ों की वजह से मैं जो है इंचार्ज में चढ़ देता हूँ मैं। लेकिन ना मैं इसमें ना आप चलते मैं ना खुश नहीं होता, मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र चढ़ता हूँ, क्योंकि ना मेरा मानना ये है कि जब तक अल्लाह ने मुझे चलाना चाहा मैं चला, मैं बिल्कुल। सर मैं मुश्किल टॉप तक मैं जाऊँ मैं। और आप बिलीव नहीं करते यार, आप मुश्किल टॉप जाए आप, मैंने मुश्किल टॉप तक जो है वहाँ वीडियो मेरी बड़ी वायरल जो देती थी, तो ये 2018-19 में मैं जाता हूँ। लेकिन अब अल्लाह चाहता है ना कि आपने नहीं चलना मजीद, तो मैं अल्लाह की जो है रज़ाओं में राजी हूँ मैं। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं जो है ना अभी भी पुरसकून हूँ मैं। ये नहीं कि डिप्रेशन नहीं आता, डिप्रेशन हर इंसान तो आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह अगर तू इस चीज़ में राजी है ना तो मैं भी राजी हूँ। अगर तेरी ये चाह था तो मैं जो है खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी भी चीज़ों तो जो है ना हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं, तो हमें अल्लाह के हुक्म तो जो है ना तस्लीम करना चाहिए और अल्लाह के रज़ा से जो है ना हमें राज़ी जाना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। तो क्रिकेट देखते हो? हाँ जी, बहुत वाकई ये सैल्यूट है इनको। अल्लाह की कसम, ये जेन्युइनली लाइक मैं कह रहा हूँ, जेन्युइनली आई गेट मोटिवेटेड। बिल्कुल जेन्युइनली ये बात जो है ना, कमिंग फ्रॉम मोइज, इट मींस अ लॉट टू अस, यस, नॉट टू हिम, मींस अ लॉट टू अस। बिल्कुल। अमीज, पता है क्या, ये आजकल के बच्चों को कोई मैसेज बताओ यार कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना वो कहते हैं कि माँ बाप के सामने ना कहते हैं कि डोंट मेक मी मामा, डोंट मेक मी एम्बैरेस फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स। और वो माँ ने जो सारी जिंदगी बेचारी सेक्रीफाइस किया होता है, अपनी चूड़ियाँ नहीं खरीदती, अपने कपड़े नहीं खरीदती, बाप बेचारा अपनी घड़ियाँ नहीं खरीदता, जूते नहीं खरीदता, अपने बच्चों को मोबाइल लेके देता है, वही बच्चे कहते हैं कि डोंट कम टू माय मैटर्स। मोइज, क्या करना चाहिए इन बच्चों का? फिर इन बच्चों को क्या मोटिवेट कर सकते हो आप? सर मैं बच्चों तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, हमारा ये मसला ये भी है, हम लोग चाहते थे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पुराने ज़माने के हैं। अब हमारे हम जो है हम लोग मॉडर्न लोग हैं, लेकिन ना जो आपके पेरेंट्स ने एक्सपीरियंसेस किए और आपके लिए जो सेक्रीफाइसेस किए ना, वो आप जो मर्जी चलें, आप जो है ना वो उनके सेक्रीफाइसेस तक आप जो है नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे जो है ना मेरी वालदा ने मुझे बचपन से मुझे जो है ये जो है डिजीज़ है मुझे, और बचपन से जिस तरह मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाया, मुझे इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मुझे जो है बहुत सपोर्ट, लेकिन मेरी वालदा बहुत लोग हैं मेरे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे वो हर काम मेरे वो जो करती है, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं चाहती बेटा अब बस तो मैं जो है थक चुकी हूँ। मैं इतना आप चलिए मैं उनसे इंस्पायर मैं होता हूँ कि मेरी वालदा ने इतना मुझे जो है ना वो अभी भी चाहती है कि मुझे आप आगे बढ़ो, आप आगे अभी बढ़ो, आगे तुझे आप जो इन्वाइट करता आप जाओ, आप अभी भी आप जो है फ्लाइट काम करो। लेकिन मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मैं जो चाह रहा हूँ। अब मैं बच्चों तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने वालदैन जो वालदैन होते हैं ना, वही इस दुनिया में जो है ना आपके सज्जे होते हैं। बिल्कुल। और जो दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वाले आपका जो है ना स्टेटस देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देते हैं, लेकिन वालदैन ऐसे हैं अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे आप जो वालदैन फिर भी आप साथ हैं। अगर आप तो कोई भी मसला है ना हमारा जो माशरा ना, हम लोग वालदैन के बजाय हम दूसरों को बता रहे होते यार मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अगर हम यही चीज़ वालदैन को बताएं ना और आप ट्रस्ट करें वालदैन, आप तो वालदैन से अच्छी तो ही आप तो जो है ना आपकी ना तो इस्लाह चले जाए वालदैन अच्छी, और ना आप तो वालदैन से अच्छा तो ही आप तो जो है ना तो ही आप तो एडवाइसेस दे रहा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने वालदैन का एक तो ख्याल भी रखते हैं। और दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूँगा, दुनिया में जिसको भी उठा दे लेना, जो बंदा रिच है ना, अमीर है ना जो बंदा, उसने मैंने उन सब को देखा है, मैंने वो अपने वालदैन का
फर्माबरदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो इंसान अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता, उनका फर्माबरदार नहीं है, वो इस दुनिया में मेरे ख्याल से वो जो है रिच नहीं है, वो गरीब आदमी है, बेसिकली है। जो माँ बाप का नाफरमान है वो जितने मर्जी पैसे हों वो गरीब है। और ये मोइज़ का मैंने बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोग दुनिया में जिनको अल्लाह ने नेमतें नवाजा है, पैसा दिया है, उनके अंदर सब में एक कॉमन खूबी है। जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, वसीम अकरम साहब हो गए, वकार यूनुस साहब हो गए, इंजमामुल हक साहब हो गए, जो मेरे एरिया के हैं, और बाबर आजम की बात सुनें, वो अपने माँ बाप का इतना फर्मा बरदार है कि अपने वालिद साहब की और वालदा के बगैर चलता नहीं है वो अभी तक। सही बात। और यही उसकी कामयाबी का राज है कि ये जो मोइज़ कह रहे हैं ना, इसके ऊपर माँ बाप का भी एक फ़र्ज़ है। फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बताना चाह रहा हूँ मोइज़, फिर माँ बाप को भी चाहिए कि अपने कामों को, अपने धंधों को बाहर छोड़ के आके अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, बच्चों की बात सुने। आज अगर हम घर में भी कारोबार करेंगे, घर में भी बैठ के पैसा कमाएंगे, तो पता क्या होगा, इससे होगा क्या कि माँ बाप आज बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मोइज़ वो किसी और को सुनाएंगे, फिर हमें तकलीफ होगी। सही बात तो दोनों वाइस वर्सा, यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि घर में आके बच्चों की बात सुने, उनको सुनाए ना, उनकी बात सुने तो सही। उनका माइंडसेट क्या है? मैं रात 2:30 बजे तक अपने बच्चों के साथ, रात को 3 बजे तक बैठा रहूं, उसमें लड़ाइयां भी हुए, हमारी कम्युनिकेशन भी हुई, मगर अगर नहीं बैठेंगे तो पता किस तरह चलेगा कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, क्यों ही बिकम सेंसिटिव। कई 4-5 जिन घरों में बच्चे होते हैं, कोई किसी को एक्सपोजर मिल रहा होता है, कोई तरक्की कर रहा होता है, कोई डाउनफॉल जा रहा होता है, माँ बाप का काम है कि जो नीचे गिरा हो ना, अच्छा कोच पता कौन बनता है? मैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं ना कर रहा होता उसको हाथ थामना होता है, जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना उसके पाँव को जमीन पे लगाना होता है। ये बैलेंस है। उसको कहना बच्चे ये कल की खेल है, कल तुम्हें रुलाएगी भी, नीचे आ जाओ। यहाँ पे जो नीचे है उसको हाथ थामना है। और मोइज़ आपको बताता हूँ, 2 तरह के इंसान कभी इंसान को नहीं भूलते, एक बुरे वक्त में हाथ को थामने वाला और एक बुरे वक्त में हाथ को छोड़ के जाने वाले। तो आप माँ बाप की जो आपने बात की है, बच्चों की बात की है, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम मोइज़ कि प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू बिकम अ रिचर। और अमीर आदमी बनना चाहते हो, पैसों से नहीं अमीर बनता, खिदमत से बनता है। बिल्कुल। और माँ बाप की खिदमत से बनता है। रियली रियली वेरी। और मैं बताऊंगा, ये अभी इंशाल्लाह हमारे कैंप लगने हैं, और मैं मोइज़ से रिक्वेस्ट करूंगा जब इंशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप हमारी क्रिकेटर्स को मोटिवेट करें आके, और मैं ये ऑर्गेनाइज करूंगा इंशाल्लाह। आई वुड लव टू सर। नहीं, आई विल मेक श्योर कि ना आपको अंडर 19 के लड़कों को, और ये पाकिस्तान का कैंप लगेगा तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि पीसीबी को कहे कि आपकी ये मोटिवेशन, और उनको बताया जाए कि तुम हारने से डरते हो, तुम वर्ल्ड कप जीतने से डरते हो, हारने से डरते हो। मोइज़ को देखो कि जिंदगी से वो नहीं हारा हुआ, तो हम गेमों से हार के बैठे हुए हैं। तो आपकी ये बात बड़ी उनको मोटिवेट करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन वक्त की जो तलवार है ना, वो बड़ी खतरनाक तलवार है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका मुश्ताक भाई, और हम चाहेंगे कि फिर इंशाल्लाह दोबारा एक नशिस्त हम आपसे लगाएं कुछ अरसे बाद, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्रिकेट वाली बातें तो हैं ही, लेकिन अल्लाह ताला के हवाले से भी जो गुफ्तगू होती है वो दिल को छूती है, और फिर मोटिवेशन हमने मोइज़ ने तो दे ही दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।